नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे ये हमारी 9वीं क्लास मूल विधि की है। तो मैं मूल विधि के साथ विषय के साथ प्रभु सिंह आपके समक्ष आपके परीक्षा दृष्टि चैनल पे उपस्थित हुआ हूं। और आपको पता ही है हमारी प्रीवियस कई क्लासेस आपको मिल चुकी हैं, 8 क्लासेस। आज 9वीं क्लास के साथ 9वीं क्लास भी हमारी एक प्रैक्टिस सेशन है। भैया दोस्तों, मैंने देखिए आपको पढ़ा दिया था धारा 1 से लेकर अपराध और दंड पढ़ा दिया था, और धारा 1 से लेकर के 95 तक पढ़ा दिया था। तो जितना मैंने पढ़ा दिया है उन सभी के आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूं, और प्रैक्टिस जैसे ही समाप्त होगी उसके आगे हम फिर से पढ़ना शुरू कर देंगे। भैया हमें केवल पढ़ते ही नहीं रहना है, हमें यह भी जानना है कि हम क्वेश्चंस को हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और नहीं कर पा रहे तो हमारी कितनी क्षमता है, हम उसे कितना तैयारी है हमारी, यह क्षमता भी जांचने के लिए हमें क्वेश्चन जरूर हल करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमसे जितना भी बच्चा यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, मार्केट का एक भी प्रैक्टिस सेट ना छूटे, उससे वह सभी प्रैक्टिस सेटों के क्वेश्चंस हल करके तभी यूपीएसआई की परीक्षा देने जाए। तो इससे उसे बहुत मजा आएगा, उसे कंपटीशन का लेवल भी पता चल जाएगा, और वह अवश्य लिखित परीक्षा में सफल हो जाएगा अगर वह सभी प्रैक्टिस सेटों को ईमानदारी से हल करता है और उसके अंकों को अपने काउंट करता है, और उसी के आधार पर अपनी तैयारी को लगातार मेहनत करता रहता है तो उसका परिणाम उसके समक्ष होगा। वह एसआई परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और दौड़ने के लिए जाएगा, फिजिकल के लिए उसे बुलाया जाएगा, डीबीपीएसटी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ हम अपनी 9वीं क्लास में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कैसा आने वाला है आपके बोर्ड पे। तो चलिए भाई देखें, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष। देखो भाई, इसमें दो सूची दिए गए हैं, इसे सुमेलित करना है। यानी जितना मैंने एक तरफ क्या दिया गया, आपका धारा दिया गया है, और एक तरफ क्या दिया गया, उपबंध दिया गया। देखो भाई, धारा 149 को जब मैं पढ़ाया था, जब मैं धारा 34 पढ़ा रहा था, तो धारा 149 में मैंने सामान्य उद्देश्य आपको पढ़ाए थे। मतलब ए का क्या हो गया भाई, चौथा हो गया। ए का क्या हो गया, चौथा हो गया। फिर उसके बाद देखें बी का, बी में है धारा 84, और धारा 84 मैंने कहा ना पगला, मैंने आपको बताया ना पागल व्यक्ति, तो धारा 84 चित्त विकृत, पागल को तो चित्त विकृत ही कहेंगे, चित्त का मतलब होता है दिमाग, विकृत मतलब टेढ़ा। तो भैया बी वाले का तो दिमाग ही टेढ़ा हो गया, तो बी वाला किस पे चला गया है, तीसरे पे चला गया है, तो 4-3 हो गया। अब देखें तीसरा वाला कहाँ पे है भाई, धारा 34 सामान्य आशय, तो सी वाला कहाँ हो गया, 1 हो गया। अब हमें किसका केवल पता करना भैया, डी का पता करना है। तो धारा 76 डी अपने आप ही पता है क्या, वो अपने आप लग जाएगा आपका एरो, हमें पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन तब भी आप याद करके जाएंगे। हो सकता है ऐसा विकल्प ना आए, तो हो सकता है कि 2-3 आपको आ रहे हैं, 2-3 ना आ रहे हो, 1-2 ना आ रहे हो, ऐसा भी तो होता है कभी कभी। तो भैया इसे ऐसी सावधानी से ही हल करना है। देखिए डी का क्या हो जाएगा आपका दूसरा, तो आपका आंसर क्या हो गया, 4-3-1-2। चलिए विकल्प में देखते हैं भैया क्या है। विकल्प में देखिए 4-3-1-2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4-3-1-2, देख लीजिए 4-3-1-2 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगा होगा, और ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अगर आप इसी तरह से तैयारी करते रहे तो आपको सभी बहुत ही आसान लगने वाले हैं। आप मेरे साथ मूल विधि में बने रहें और विश्वास रखें, मैं आपके विश्वास को कभी ब्रेक नहीं करूंगा और आपको एसआई बना के ही दम लूंगा। देखिए भाई, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मत्ता के आधार पर है। अनैच्छिक मतलब इच्छा नहीं है, मत्ता मतलब शराब पीने के लिए, ठीक ना। ऐसा व्यक्ति जो शराबी नहीं है और उसे शराब पिला दिया जाता है, तो कौन सी धारा में आएगा भाई, धारा 85 में आएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा विकल्प गलत हो गया है, तो यहाँ पे आप धारा को क्या कर ले, 85, एक विकल्प कोई भी 85 बना ले और वही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 85 में आपका क्या है, अनैच्छिक मतता है। और ऐच्छिक मतता किसमें है भाई, ऐच्छिक मतता किसमें है, मतलब इच्छा से शराब पीना किसमें है, 86 में। इच्छा से शराब पीना 86 में है। और 87 में आपको पता है ना, सम्मति से। मैंने उदाहरण दिया, उदाहरण से याद करें, कबड्डी वाला उदाहरण लिया था मैंने कि भैया आप कबड्डी खेल रहे हैं और कबड्डी खेलते वक्त किसी का हाथ पैर टूट गया तो क्या जो हाथ पैर तोड़ा वो अपराधी होगा, नहीं ना, वो सम्मति से तो हो रहा था भैया, दोनों की सहमति से तो कबड्डी चल रहा है, ठीक ना, तो अपराधी नहीं हुआ धारा 87 के तहत। और धारा 84 मैंने आपको अभी अभी बताया क्या, पागल। धारा 84 मैंने क्या बताया, पागल। हो गए ना आपके सभी, तो क्लियर है ना, कौन सा आंसर सही होगा, ऐच्छिक मतता के लिए। और अनैच्छिक मतता के लिए कौन सी धारा होगी भाई,
85। अनैच्छिक मतता के लिए धारा कौन सी हो रही है? 85। तो आंसर कौन सा हो गया? बी आंसर आपका सही हो गया। तो दोस्तों आपको बहुत मजा आ रहा होगा और मजे लेकर पढ़ते रहिए, ऐसे ही शानदार तरीके से आप मेरे साथ बने रहें मूल विधि विषय में। देखिए भाई, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वैच्छिक मदिरापान है? स्वैच्छिक मतता कौन सी है? तो मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चंस को हल कराते हुए बताया कि धारा 86 जो है वो आपकी स्वैच्छिक मतता है। धारा 86 जो है आपकी स्वैच्छिक मतता है। चले भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। इसमें तो ज्यादा डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, सब वही धाराएं हैं। धारा 84 में पागल व्यक्ति, धारा 85 में अनैच्छिक मतता, इसमें स्वैच्छिक मतता, और धारा 87 में कबड्डी वाला उदाहरण। क्लियर? चलें, बड़ा क्वेश्चन आ गया, पढ़ने में समय लगता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो हमारा समय लेते हैं। देखिए भाई, एक व्यक्ति है, वह 31 वर्ष का रोगी है जिसके स्वस्थ होने की संभावना अत्यंत क्षीण है, मतलब वो स्वस्थ नहीं होगा, मरने वाला है बिल्कुल। लेकिन चिकित्सक से वह निवेदन करता है। क्या कर रहा है? निवेदन, गुजारिश कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है सांस देने की जो कृत्रिम मशीन है, मतलब जो ऑक्सीजन उसे लगा हुआ है, उसे क्या करे? हटा दे। और चिकित्सक ने क्या किया? हटा दिया। चिकित्सक ने हटा दिया, जबकि चिकित्सक को अच्छे से पता था कि मशीन हटाते ही यह मर जाएगा, फिर भी उसकी गुजारिश को उसने क्या किया? स्वीकार कर लिया। उसका हत्या कारित करने का कोई आशय नहीं था, फिर भी उसने मशीन हटा दिया। रोगी की मृत्यु हो गई। चिकित्सक क्या हो जाएगा भाई? चिकित्सक दोषी हो जाएगा। चिकित्सक दोषी है क्योंकि वह जानता था कि अगर हम हटा लेंगे मशीन तो वह व्यक्ति मर जाएगा। भाई हमें तो प्रॉब्लम हो रही है, हम तो चाहेंगे कि हमें स्वतंत्रता मिले, लेकिन क्या आप डॉक्टर हैं, आप हटा देंगे? नहीं ना। आपने देखा होगा ना, अगर कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो उसके गले में इतना पाइप डाल दिया जाता है अंदर पेट तक। भाई अब वो जो व्यक्ति पाइप डाला जा रहा है ना, वो तो मुझे लगता है कि जहर से पहले उसी पाइप से ही मर जाएगा। ठीक ना? जहर से पहले तो उस पाइप से ही मर जाएगा भाई। इतना पाइप उसके नाक से डाल के पेट में डाल देते हैं एकदम जहर निकालने के लिए। अब वो कहे कि उसे निकाल लीजिए, तो फिर वो बंदा जहर से मर जाएगा। डॉक्टर अगर निकाल लिया तो डॉक्टर अगर निकाल लेता है तो वो अपराधी हो गया ना, अपराधी हो जाएगा। तो डॉक्टर अपराधी है। ठीक ना? आपका आंसर कौन सा सही हुआ? सी आंसर सही हुआ। डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है? मरीज तो भाई अपने लिए कंफर्टेबल खोजेगा ही। चले, क की आयु 12 वर्ष से कम है, उसको बहुत पीड़ा है, वह मरने वाला है। ख ने सद्भावना से क के संरक्षक की सहमति से उसे मार डाला। क की आयु 12 वर्ष है और वह 12 वर्ष से क्या है? कम है, और उसको बहुत पीड़ा है, वह मरने वाला है। ख ने क्या किया? सद्भावना से क के संरक्षक, क के गार्जियन की सहमति से उसे क्या किया? मार डाला। तो पता है ख दोषी होगा भाई, ख दोषी होगा। ख सद्भाव पूर्वक कहने पर वह निर्दोष है, सहमति योग्य सफाई है। ख दोषी नहीं है क्योंकि वह वैसे ही मरने वाला था। ख दोषी है क्योंकि उक्त परिस्थितियों में इरादतन किसी की हत्या करना चाहिए, मना किया गया। नहीं भैया, ख किसी भी कृत्य का दोषी नहीं है क्योंकि उसने संरक्षक की क्या ले रखी है? सहमति ले रखी है। क्लियर? चलें आगे। देखें, धारा 89 मैंने पढ़ाया था बहुत ही प्यार से आपको। मैंने कहा था आपके माता पिता आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सेहत के लिए, आप अच्छे रास्ते पर चले, इसके लिए आपको मार सकते हैं, थप्पड़ से मार सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। देखिए भाई, एक विद्यालय का अध्यापक अनुशासन लागू करने के प्रयोजन से एक विद्यार्थी जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष की थी उसे मामूली चोट दे देते हैं, मामूली सजा दे देते हैं। क्या उन्होंने अपराध किया? क्या उन्होंने अपराध किया? तो आप कहेंगे कि वह अपराध नहीं किया। यहाँ पे धारा 88 के अधीन क्या दे रहा है? बचाव का दावा कर सकता है। धारा 88 के अधीन वह बचाव का दावा कर सकता है। तो बात गलत हो गई कि नहीं हो गई? कौन सी धारा में मैंने आपको पढ़ाया है? धारा 89 में पढ़ाया है। तो धारा 89 वाली बात ना सही होगी मेरे मित्र। तो भैया धारा 89 की तरफ आपको ध्यान देना है। आंसर ए सही होगा, आंसर ए सही होगा, क्योंकि हमारा अध्यापक भी हमारा अभिभावक हो सकता है। ठीक ना? जय भाई, जितनी देर तक आप हमसे पढ़ रहे हैं, हमारी क्लासरूम में हमारी आंखों के सामने हैं, उतनी देर तक के लिए गार्जियन कौन है आपका? मैं ही तो हूं, आपका अध्यापक मैं ही तो हुआ। ठीक ना? आपका गार्जियन भी तो मैं ही हो गया। आगे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखें, अगला क्वेश्चन फिर से बड़ा सा है, उदाहरण से है संबंधित। ठीक ना? देख लीजिए,
देखिए क एक शल्य चिकित्सक है। क क्या है भाई? एक आयुर्वेद का डॉक्टर है। यह जानते हुए कि विशेष शल्यक्रम के द्वारा ख की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, परंतु ख की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए सद्भाव पूर्वक ख के लाभ के आशय से वह 12 वर्ष के बच्चे से सहमति लेता है और उसका चिकित्सा क्रम शुरू कर देता है, शल्य कर्म शुरू कर देता है। लेकिन ख की क्या हो जाती है? ख की मृत्यु हो जाती है। तो क्या वह अपराधी होगा भैया? क्या वह अपराधी होगा? तो आप कह सकते हैं कि चाहे वह बच्चा 12 वर्ष का ही क्यों ना हो, लेकिन वह उस समय जिस परिस्थिति में खड़ा था उस समय वह आदेश देने के लिए या सहमति देने के लिए पर्याप्त व्यक्ति है और उसकी सहमति पर ही शल्य चिकित्सक ने उसका इलाज शुरू किया था और उसकी मृत्यु हो गई। तो धारा 88 के तहत यह अपराध नहीं है। ख सहमति देने के लिए सक्षम है। धारा 88 की मैंने चर्चा की, तो धारा 88 अगर आप याद किए रहेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। देख लीजिए, धारा से बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं पढ़ाया गया कुछ भी। आप पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझें कि क्या कह रहा है। सवाल हमेशा पूछता है आपसे, ठीक ना। ये तो विकल्प ही है पिछले वाले क्वेश्चंस का। चलें आगे। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा उन शर्तों का वर्णन करती है जिनमें प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है? जिसमें प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है। धारा 87 में मैंने क्या बताया आपको? धारा 87 में मैंने आपको उदाहरण दिया था। कौन सा भाई? कबड्डी वाला। कौन सा उदाहरण दिया? कबड्डी वाला। मतलब सम्मति से किए गए कार्य में मृत्यु या घोर उपहति कारित होने पर भी अपराध नहीं होगा। और धारा 92 में मैंने आपको क्या बताया था कि धारा 92 में मैंने बताया था कि अगर कोई गंभीर समस्या हो तो उस समस्या से आप क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं या बचाने का प्रयत्न कर सकते हैं। मतलब बिना सम्मति से आप किसी के बचाने की सद्भावना में घोर उपहति या मृत्यु कारित कर सकते हैं, ऐसा धारा 92 में कहता है। धारा 89 क्या कहता है भाई? अभिभावक आपके सुधार के लिए आपको चोट पहुंचा सकता है, मतलब मार सकता है। और धारा 90 क्या कहता है भाई? भय या भ्रम में दी गई। भय या भ्रम में, भैया आप किसी को भय में डाला जाएगा तो वह स्वतंत्र सहमति नहीं होगी ना, स्वतंत्र सहमति नहीं ना माना गया। भैया हम कह रहे हैं कि ताला तोड़ो नहीं, हम तुम्हें गोली मार देंगे, और आप ताला तोड़ देते हैं, तो क्या आप स्वतंत्र हैं? नहीं ना। स्वतंत्र कहां है आप? आप तो मेरे डर के मारे मेरे बंदूक की नली पे खड़े हैं, इसलिए आप ताला तोड़ रहे हैं। तो धारा 90 बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर? आगे चले भाई, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखें, क को एक चीता उठा ले गया। चीता, जंगल वाला चीता, ठीक ना, पैंथर उठा कर ले गया। ख ने क को बचाने के लिए चीते पर बंदूक चला दी और गोली किसे लग गई? क को लग गई, और क क्या किया? मर गया। भैया अगर चीता भी उठा के ले जाता तो क्या उनका पूजा करता? उनको मार ही देता ना। तो चीता को अगर ये मार देते तो क बच सकता था। इसी उम्मीद से उन्होंने गोली चला दी, लेकिन पता चला क ही मर गए। और ख जानता था कि गोली क को लग सकती है, किंतु उसका अभिप्राय क को मारना नहीं था। ख के पास जो बंदूक थी उसका लाइसेंस नहीं था। अब देखें भैया मामला कहां फंसा। मामला कहां फंस गया? मामला यहां फंस रहा है। अब आपका ख के पास जो बंदूक थी उसका लाइसेंस नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? शस्त्र अधिनियम का क्या कर दिया है? उल्लंघन कर दिया। भैया लाइसेंसी होनी चाहिए बंदूक, ठीक ना, बंदूक लाइसेंसी होनी चाहिए ना। आप शस्त्र अधिनियम का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। तो ध्यान देने योग्य बात थी। हाँ, अगर आप कहें कि इतनी बात केवल होती तो वह अपराध नहीं होता। इसे संरक्षण कौन देता भाई? धारा 92 देता। धारा 92 देता संरक्षण। क्लियर ना? धारा 92 यही तो कहता है कि सम्मति के बिना किसी का परमिशन लिए उसकी रक्षा के लिए हम उसे घोर उपहति या मृत्यु कारित कर सकते हैं। यही तो धारा 92 कहता है, ठीक ना। लेकिन भैया वो कह रहा है कि वो लाइसेंसी बंदूक ही नहीं है, लाइसेंसी बंदूक नहीं है, तो शस्त्र अधिनियम का तो आप अपराध कर ही रहे हैं ना। तो देख लीजिए, बिल्कुल अगर आप आसानी से क्वेश्चंस को समझेंगे, अगर आप इतना ही पढ़ के कहेंगे अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया, अपराध नहीं किया। भैया अगली लाइन तो लास्ट में आ रही है ना, और यही 2016 में गलती हो रही थी अक्सर बच्चों से। जो भी 2016 के कंप्यूटर्स होंगे उनसे आप पूछिएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि भैया उनसे गलती क्या हुई थी। तो पता चला लास्ट लाइन पढ़े ही नहीं है। वो सोल्यूशन जब देख रहे थे तब पता चल रहा था कि लास्ट लाइन में तो यार ये था।
तो आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत हुआ था, ठीक है ना दोस्त, आपसे आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ था, ऐसा नहीं था, बस जल्दबाजी में। चले, और एक डॉक्टर है, अपने मरीज ब को बताया कि तुम्हें एड्स हो गया। अब लीजिए भैया, समस्या है ना। देखिए भाई, कह रहा है, डॉक्टर साहब ने कह दिया ब को कि भैया तुम्हें एड्स है, और आपको पता ही ना एड्स एक लाइलाज बीमारी है। एड्स में क्या होता है भैया, आपका एंटीबायोटिक क्षमता समाप्त हो जाती है। आपको अगर कोई बीमारी हो गई तो आप उस बीमारी से लड़ने की क्षमता ही नहीं है आपके शरीर में, तो आप उस बीमारी से क्या होंगे, मर जाएंगे। अब पता चला कि आपको एड्स है, और वहीं सुनते ही उनका क्या हुआ, हृदय गति रुक गई, वही मर गए। जैसे ही डॉक्टर ने कहा भैया आपको एड्स है, वो मर गए सुनते ही। क्या डॉक्टर अपराधी है भैया? डॉक्टर तो बस उनकी बीमारी तो उनको बता रहा था, डॉक्टर को क्या पता कि ये हार्ट अटैक कर जाएंगे, और वहीं मर गए। तो क्या डॉक्टर अपराधी हुआ? तो आप कहेंगे कि धारा 93 उसे संरक्षण प्रदान करेगा डॉक्टर साहब को, वह अपराधी नहीं है। मतलब डॉक्टर क्या किया, सद्भावपूर्ण तरीके से भविष्यवाणी कर दिया, केवल आगे की बात को उन्हें बता दिया। क्लियर ना? तो देखिए अब विकल्प पे आ जाए। अ का यह कर्तव्य था कि वह रोगी को उसके रोग के विषय में बताए। क्लियर ना? अ का यह कर्तव्य था कि वह रोगी को उसके रोग के विषय में बताए। क्लियर? तो दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ चलें। देखें, क एक लोहार है, ठीक ना, क एक लोहार है, डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिग्रहित कर, अभिग्रहित का मतलब उसे उठा ले गए, तत्काल मृत्यु की धमकी दी जाती है। अभिग्रहित करते हैं और उसे तत्काल मृत्यु की धमकी देते हैं, और दूसरे के मकान का द्वार तोड़ने को कहते हैं, दूसरे को मकान का द्वार तोड़ने के लिए उसे विवश करते हैं। तो धारा 94 के तहत वह अपराधी नहीं हुआ। धारा विवश, भाई विवशता के कारण अगर कोई कार्य किया जाए तो वह अपराध कहाँ हुआ, ठीक ना। तो उसने कोई भी अपराध नहीं किया। धारा 94 उसे क्या करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा। धारा 94 उसे संरक्षण प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन 12, देखिए ये हमारा आखिरी क्वेश्चन, और आपको पता है ये क्वेश्चन जो है ये तुच्छ कार्य है, और यह क्वेश्चन धारा 95 से संबंधित है। और मैंने अभी तक जो पिछले 3-4 क्लासेस में जो मैंने आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है आज, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कराए वह मैंने कहाँ से पढ़ा दिया है भाई। अपराध व दंड का क्वेश्चन सॉल्व कराया। उसके बाद मैंने भारतीय दंड संहिता के धारा 1 से लेकर 1 से 95 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो मैंने आप देखिए, इन क्वेश्चंस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इन क्वेश्चंस को पहले सेलेक्ट करना पड़ता है आपके लिए, फिर उसे बोर्ड पे लाने के लिए टाइपिस्ट महोदय के पास जाना पड़ता है। उसके बाद इन्हें अपने बोर्ड के लिए सक्षम बनाया जाता है कि हमारे बोर्ड पे आपको दिखाया जा सके, पीपीटी और पीडीएफ के रूप में से चेंज किया जाता है, फिर यह आप तक पहुँचता है। तो इसके लिए बहुत मेहनत किया जाता है दोस्त, तो आप बिल्कुल इसे मिस ना करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में आंसर देते हुए गलती हो गई होगी आपसे, तो आपको बिल्कुल झल्लाना नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये समझ लें कि यह क्वेश्चंस जितने भी आप कर रहे हैं यह सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, आपके यूपीएससी में अति संभावित क्वेश्चंस हैं, और आप हमारे साथ बने रहें, मूल विधि में कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य, तुच्छ अपहानि। देखिए भाई, तुच्छ अपहानि का क्या मतलब, इतनी कम हानि हो कि वह कोई भी शिकायत न करे, ठीक है ना। ऐसा अपराध यदि वह इतना तुच्छ मतलब इतना छोटा हो कि मामूली अनुक्रम में वह संभाव हो, उसकी कोई शिकायत न करे। भैया हम जा रहे हैं टहलते हुए, किसी का बगीचा पड़ गया और बगीचे से अमरूद तोड़ के खाने लगे, तो क्या इसके लिए हमें कारावास हो जाएगा? नहीं ना भाई, वो खाने वाली चीज़ थी, हम खाने लगे, लेकिन तुच्छ कार्य में आता है, ये तुच्छ श्रेणी में आएगा। पता चला हम जा रहे थे, किसी की नर्सरी पड़ी, खीरा तोड़े और खाने लगे, ये भी तुच्छ कार्य में आता है, ठीक ना। तो हमें उम्मीद है कि आपको अभी तक जितना मैंने पढ़ाया था, आप मेरा सारा वीडियो देख जाइए, एक तरफ से एक तरफ। कितने वीडियो कुल बन गए? कुल वीडियो की संख्या हो गई है 9। मूल विधि से संबंधित कुल वीडियो की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 वीडियो है भाई मेरे, और ये 9 के 9 वीडियो देख जाइएगा, और 9 वीडियो आप संडे में देख जाइए, अगले संडे में, आने वाले संडे में देख जाइए, छुट्टी के दिनों पर देखिए, और अपना रफ कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल क्वेश्चंस को तैयार करते जाइए। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें,
हैं, मैं आपको मूल विधि ऐसे ही सिखाता रहूंगा। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपको अच्छा सिखा रहा हूं और आप अच्छे से सीख पा रहे हैं और मेरा अनुसरण आप अच्छे से कर रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।